नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संवाद कार्यक्रम में हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर गोपाम्बु सिंह राठौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर गोपाम्बु सिंह MD कर चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं अपने बैच में, और सीनियर रेजिडेंसी कंप्लीट कर चुके हैं ये। और इस समय झांसी में है आप, मेडिकल कॉलेज में। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी मेडिकल कॉलेज है, उसमें आप हैं इस समय, सीनियर रेजिडेंसी कर रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है आपका। तो कुछ विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे आपसे। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेडिकल के फील्ड में आपकी अभिरुचि कब और कैसे हुई, और किस तरीके MD तक आप पहुँचे आप? सबसे पहले तो आशीष भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस मंच से बोलने का मौका दिया, और आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बलिया से ही हुई, और कक्षा 1 से 8वीं तक पूर्वोत्तर रेलवे जूनियर हाई स्कूल नाम का एक स्कूल पहले हुआ करता था रेलवे स्टेशन के पास। तो वहाँ से मैंने 1 से 8वीं तक की पढ़ाई की। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई मेरी नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर मालदेवपुर बलिया से हुई, और बायो से 12वीं करने के बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने मेडिकल की तैयारी की, और 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस समय जो अब नीट UG होता है, उस समय ऑल इंडिया PMT हुआ करता था। तो ऑल इंडिया PMT के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैंने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज से मैंने अंडर ग्रेजुएट कम्प्लीट किया, MBBS कम्प्लीट किया। उसके बाद फिर से मैं दिल्ली आया PG की तैयारी करने के लिए, MD की तैयारी करने के लिए, और 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और 1600 रैंक आई थी मेरी। और उसके बाद मैंने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी उत्तर प्रदेश से MD मेडिसिन मैंने कंप्लीट किया वहाँ, और उसके बाद 1 साल की सीनियर रेजिडेंसी भी मेरी कंप्लीट हो गई है। और इस समय फ़िलहाल में मैं DM की तैयारी कर रहा हूँ। MD करने के बाद MD जो होता है वो स्पेशलाइजेशन होता है, और जो DM होता है वो सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। इसके MD के बाद तो MD में, जैसे MD मेडिसिन में हृदय रोग, नर्व, और मतलब कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मतलब किडनी, गैस्ट्रो, सारी चीज़ें MD मेडिसिन में आ जाती हैं। उसके MD करने के बाद मेडिसिन जो है वो अलग अलग 9 से 10 ब्रांचेज हैं, उसमें डिवाइड हो जाती है। अच्छा। तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट उठा के उसके बाद उसमें DM किया जाता है। अच्छा। तो उसको सुपर स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अब मेरी इच्छा ये है कि मैं किडनी में आगे चल के पढ़ाई करूं। अच्छा। तो मैं किडनी की ही अभी तैयारी कर रहा हूँ, नेफ्रोलॉजी की। आप उस पे जो है तो मेरा फोकस उसी पे है। तो मैं यही, मतलब अभी एग्जाम है जनवरी में। अच्छा। तो मेरी तैयारी नेफ्रोलॉजी के लिए ही है। जहाँ तक बात है मेडिकल लाइन में जाने के लिए रुचि होने की, तो जिस समय हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, उस समय ऑप्शंस ही, मतलब इस समय तो बहुत इवॉल्व हो गया है, सारी फील्ड्स बहुत इवॉल्व हो गई हैं। उस समय ये होता था कि हाँ, पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, ये 3-4 ऑप्शन हुआ करते थे। तो शुरुआत में क्योंकि पापा प्रशासनिक सेवा में थे, तो थोड़ी प्रशासनिक सेवा में रुचि थी। लेकिन दीदी जो थी हमारी, डॉक्टर कादम्बिनी सिंह, तो दीदी का काफ़ी मन था मेडिकल में जाने का, बट किन्हीं कारणों उस समय की जो भी परिस्थिति थी, तो दीदी जा नहीं पाई थी मेडिकल में। उसके बाद भैया की भी बहुत रुचि नहीं थी, तो एक तरह से दीदी का ये सपना था कि मतलब थोड़ा सा छोटा भाई है सबसे, तो ये जाए मेडिकल फील्ड में, तो एक ये रहे। तो वहीं से थोड़ी ये आई अंदर भावना आई कि जाना चाहिए मेडिकल फील्ड में। और फिर धीरे धीरे जब कोई भी बीमार पड़ता था तो डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाया करते थे, तो अच्छा लगता था देख के, थोड़ा डॉक्टर को लोग इतना सम्मान देते हैं, और डॉक्टर के लिए मतलब इतनी भावना से लोग जाते हैं कि नहीं ठीक हो जाएंगे हम। अच्छा, ईश्वर के बाद डॉक्टर ही बिल्कुल भरोसे का आदमी होता है। तो वो सब चीज़ें देख के बचपन से ही लगा, और थोड़ा सा हम कुछ अलग करना चाहते थे, तो हमें लगा कि नहीं, डॉक्टरी के फील्ड में जाना चाहिए। तो जिस समय हम लोगों ने निर्णय लिया था ये मेडिकल फील्ड में जाने का, उस समय कम लोग हुआ करते थे। बलिया से ही स्पेशली कम बच्चे होते थे, जो कि ज़्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग लाइन, उस समय IIT का बड़ा क्रेज़ था, अभी भी है क्रेज़, बट मेडिकल का क्रेज़ रिलेटिवली उस समय कम था। तो
उस समय मेरा यही रहा कि नहीं बनना है, डॉक्टर ही बनना है। फिर 8वीं 9वीं तक थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि प्रशासनिक में जाना है या डॉक्टर बनना है, लेकिन एक बार जब 10वीं में आए, नागा जी में जब जाना हुआ, तो उसके बाद से थोड़ा माइंड क्लियर हो गया और मेडिकल फील्ड में बिल्कुल। और 10वीं के बाद हमारे यहाँ ये था कि मैथ और बायो में से एक सिलेक्ट करना होता था, तो फिर उस समय मैंने बायो सिलेक्ट की और फिर तो ये प्रक्रिया चलता है। चलिए आगे, शुभकामनाएं कि आप जल्दी डीएम कंप्लीट करें आप। एक चीज़ देखा मैंने आपको, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी मैं जानता हूँ आपको, कि इधर जो कोरोना महामारी पूरे वैश्विक स्तर पर रही और भारत में बड़ी तबाही रही उसको लेकर के जी, आप लगातार पेशेंट के बीच में रहे, आप काम करते रहे। मैंने भी कई बार आपसे फ़ोन से बहुत सारे गाइडलाइंस लिए। वो जो दौर था वो बड़ा भयानक मंजर रहा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कोई परिचित और रिश्तेदार न गुजरा हो, तो एक बड़ी ख़राब स्थिति थी। तो उस दौर में एक डॉक्टर के रूप में उस पूरी परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक जो पेशेंट है वो तो देखता था कि भाई बीमारी है, वो बड़े उम्मीद के साथ डॉक्टर के पास जाता रहा और वो डॉक्टरों के सामने बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहे जो उनके आंखों के सामने वो मरते रहे और डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उस मंजर को आप किस रूप में याद करते हैं अभी? इसको ये कहना होगा कि इस पूरे जो कोरोना का दौर रहा, 2 लहरें रही, पहली लहर और दूसरी लहर, तो उसको हम 2 फेज में डिवाइड भी करते हैं कि पहला फेज और दूसरा फेज। जो पहली लहर थी उस समय डर लोगों के अंदर ज़्यादा था और कहीं ना कहीं मारक क्षमता जो थी पहली वाली लहर की, वो जब हम दूसरी लहर से कंपेयर करेंगे तो कम थी, लेकिन लोग काफ़ी डरे हुए थे। दूसरी लहर में क्या हुआ कि शुरुआत में लोग डरे नहीं। जब पहली लहर कमज़ोर पड़ने लगी तो लोगों को लगा कि अब कोरोना चला गया, तो मास्क वास्क उतार के बढ़िया लोग घूमने लगे। और उसके बाद फिर जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर को लोगों ने शुरुआत में हल्के में ले लिया, लेकिन दूसरी लहर ने मौका नहीं दिया किसी को। पहली लहर जब शुरू हुई तो पहले केस कुछ आए, फिर केस बढ़े, फिर पीक पे गया, फिर धीरे धीरे डाउन हुआ। दूसरी लहर का ट्रेंड ये था कि एकदम से उसका पीक ही शुरू हो गया। मतलब जो शुरुआत हुई वो धीरे धीरे नहीं हुई, प्रोग्रेशन नहीं हुआ उसमें सीधे पीक से लगभग शुरुआत हुई। और उसके बाद जब लोग मरने लगे तब लोग डरे, और उसके बाद डरे तो एज अ डॉक्टर भी मुझे ये फील हुआ कि जो डॉक्टर भी होता है वो कहीं ना कहीं तो इंसान होता है। बिल्कुल। तो जब हम लोगों की ड्यूटी लगी पहली बार, कोई नहीं जानता था पूरे विश्व में कोरोना के बारे में। अभी भी 10-15% ही लोग जान पाए हैं, बाकी 80-85% अभी भी लोग नहीं जान पाए हैं। अभी 5 साल 10 साल लगेंगे, रिसर्च हो रहे हैं। तो जब शुरुआत हुई थी कोरोना की तो हम लोगों को भी नहीं पता था कि किस तरह की ड्यूटी होगी, क्या होगी। बस ये पता चला था कि पीपीई किट जो होती है वो पहन के 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। अब शुरुआत में तो सब लोग थोड़ा घबराते थे कि वो 8 घंटे में मतलब ना हम उसको खोल के पानी भी नहीं पी सकते हैं, टॉयलेट भी नहीं जा सकते हैं, और हमें खोल के मतलब बिल्कुल पहन लिया एक बार तो वो 8 घंटे बाद ही खुलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन कमोबेश स्थिति वैसी थी जैसे जब सरहद पे जब लड़ाई शुरू होती है तो सैनिक को लड़ना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो हम भी सैनिक ही थे उस समय, और पिछले 1.5-2 साल से जो भी कोरोना का समय रहा, बिल्कुल डॉक्टर और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर थे, स्पेशली डॉक्टर और पैरामेडिक्स जो थे, उन्होंने बिल्कुल एक देश की सेवा करने वाले सैनिक की तरह भूमिका निभाई है। और हमारे अंदर भी यही भाव रहता था। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि अगर उसके पास कोई मरीज आया है तो वो एक्सपायर हो जाए, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता होगा। बहुत सारे डॉक्टर हैं, ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो बहुत अच्छे भावना से काम करते हैं, कुछ कहीं हर जगह होते हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं प्लस माइनस वाले लोग, बट ओवरऑल ये है कि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता है, चाहे सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, वो हमेशा चाहता है कि मेरा मरीज मेरे पास आया है तो वो ठीक होके जाए। तो हम लोगों को भी यही लगता था कि मरीज ठीक होके जाए, लेकिन जब हमें दुश्मन के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते थे बहुत ज़्यादा। तो स्पेशली दूसरी लहर में ऐसा होता था कि मरीज आते थे, और कई मरीज तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, अब थोड़ा हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के ये मॉनिटर और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो बहुत कम से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन भी वो डिटेक्ट कर लेता है। तो एक मरीज मैंने देखा था, उसका 3 था ऑक्सीजन सैचुरेशन, 3 था। 17-18 ऐसे तो बहुत सारे देखे, 3 वाला देखा, और मतलब उस समय लगा कि मतलब क्या स्थिति हो गई है ऐसी, और कुछ नहीं कर पाते थे हम लोग, ऐसे खड़े रह जाते थे, हमारे सामने मरीज एक्सपायर हो जाते थे। लेकिन ये भी है कि लगभग 90% लोग जो हैं वो 85 से 90% तो एसिम्प्टोमेटिक ही रहते थे। पहली वाली लहर में एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा थे, दूसरी वाली में थोड़ा सिम्प्टोमेटिक ज़्यादा हुआ है।
तो भी 2-4% लोग ही आईसीयू में पहुंचते थे, और ज़्यादातर जो 10% लोग जिनको सिम्टम आते थे टोटल में से, उसमें से 10 में से समझ लीजिए कि 8 लोग जो हैं वो तो ठीक ही हो जाते थे। 1 या 2 लोग ही होते थे जिनको आईसीयू तक जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने बचाई भी, जाने भी बहुत बचाई, एक्सपायर भी हुए बहुत लोग, कुछ कर नहीं सकते थे। बहुत लोगों को हम लोगों ने वेंटिलेटर तक से भी निकाल लिया, वेंटिलेटर से ले आए बाहर निकाल के, लेकिन लोग एक्सपायर भी हुए, बट उसके प्रोपोर्शन में लोगों की जानें भी बची। और इसमें एक चीज़ ये है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बैठे हुए हैं, तो उस समय थोड़ा सा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चल रही थी, और ये चीज़ नहीं दिखाया जा रहा था। मतलब उस समय हम पर्सनली भी कभी कभी, समय तो मिलता नहीं था, कभी दिन में आधे 1 घंटे का समय मिल गया तो देखते थे न्यूज़ वगैरह। तो किसी भी चैनल पे, मतलब जितने भी चैनल हैं, कोई अछूता नहीं था। तो गुड न्यूज़ दिखाने वाले बहुत कम थे। जैसे अगर 2 मर रहे थे तो 8 ठीक भी हो रहे थे, तो इस चीज़ पे कम फोकस किया जा रहा था, मर रहे थे उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो ये चीज़ एक हमें लगी कि नहीं, जो लोग बच रहे हैं उनकी भी कहानी, आप जैसे रेडियो स्टेशनों ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया था। कई रेडियो स्टेशन ऐसे थे कि जो कोरोना सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यू दिखाते, सुनाते थे, तो वो हमें अच्छा लगा एक इनिशिएटिव। पॉजिटिव चीजें जो लेकर के आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव थिंकिंग वाली जो चीज़ें थी वो कम सुनने को मिलती थी उस टाइम पे, और वो इतना डिप्रेसिंग टाइम था। तो एज ए डॉक्टर भी हम लोग भी, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान ही होता है, तो हम लोग भी बहुत डिप्रेस होते थे। अच्छा, एक चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी वो चीज़ें उस दौर में क्राइसिस जो आए, जैसे ऑक्सीजन की क्राइसिस रही, मेडिसिन की प्रॉब्लम्स आई, तो वो अचानक से आई या फिर हमारे देश की जो मेडिकल व्यवस्था है वो मेडिकल व्यवस्था ही ऐसी है, या फिर वो चीज़ें अचानक से आ गई, इस वजह से हमारे सामने वो उन चीज़ों की क्राइसिस आ गई? इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो जैसे जहाँ तक हमारे देश की मेडिकल व्यवस्था का सवाल है, तो मेडिकल व्यवस्था हमारे यहाँ, मेडिकल एजुकेशन हम पूरा सिस्टम बोल रहे हैं, हाँ। तो मेडिकल सिस्टम हमारे देश में सस्ता है काफ़ी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेडिकल सिस्टम हमारे देश में मिलता है। इसलिए लोग बाहर से, मिडिल ईस्ट से, यूके से, यूएस से यहाँ आके लोग ऑपरेशन वगैरह कराते हैं। अच्छा। तो ये एक चीज़ मेडिकल टूरिज्म जिसको कहते हैं, तो वो इंडिया में अब धीरे धीरे बूम हो रहा है, और वो काफ़ी अच्छी चीज़ है एक हमारे यहाँ। लेकिन जब कोरोना आया सेकेंड वेव, तो थोड़ा बहुत तो अंदेशा था इसका कि आएगा, उस हिसाब से पहले तो हमारे पास नहीं थी तैयारी। फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब हमें पहले से हम उतना तैयार नहीं थे तैयार। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जो लहर आई वो एकदम से इतनी ज्यादा आई कि अगर हम पहले से तैयार होते तब भी हम बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब बिल्कुल अनफोर्सिंग टाइप की सिचुएशन थी। किसी ने पहले से सोचा ही नहीं था कि इतने ज्यादा लेवल पे चली जाएगी। तो हाँ, तैयारी हमारी कमज़ोर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर था, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी थी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के भी परे थी, तो वो हमारे हाथ में नहीं थी। तो दोनों, मतलब दोनों इसमें फैक्टर हैं, जो कि दोनों ही फैक्टरों का इसमें योगदान है। अच्छा, अब तो दूसरी फेज लगभग ख़त्म हो गई है। बीच में कई बार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं बड़े डॉक्टरों के, एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनके भी, कि 3rd फेज या उसके बाद भी आ सकता है, या फिर अब इसके साथ रहने की एक आदत डालनी होगी, या अब ये लंबा बीमारी से बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उस तरीके से। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? अब जो मेरा पर्सनल असेसमेंट है इसमें, कई लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर ने भी कहा है काफ़ी कुछ। तो मेरा पर्सनल जो असेसमेंट है वो मुझे यही लगता है कि ये जैसे पैंडेमिक जो हो गया, ये अब एक एंडेमिक की तरह होके रह जाएगा, कि एक बना रहेगा, ये बिल्कुल 100% तो समाप्त नहीं होगा। तो जैसे टीबी है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो ये चली आ रही हैं। अब यही होता है कि इसकी इलाज धीरे धीरे डेवलप हो गया है, कभी कभार कोई एक्सपायर हो जाता है। तो आने वाले समय में कोरोना भी पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये वायरस से होता है। तो वायरस जो होता है, वायरस के अंदर जो क्वालिटी होती है म्यूटेट करने की, वो अपनी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वायरस का, वो वायरस चेंज करता रहता है। तो चेंज करता रहेगा, उसमें जेनेटिक चेंजेस होते रहेंगे, वो अलग अलग टाइप से आके इन्फेक्ट करता रहेगा। तो ये रहेगा अभी, बट उतना वायलेंट नहीं रहेगा, उतना खतरनाक नहीं रहेगा, बट ये अभी रहेगा। उसके साथ अभी चलना पड़ेगा, अभी इसके साथ ही चलना पड़ेगा, उसको अभी जाने में समय लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए एक जरूरी एहतियात हम लोग मास्क को देखते हैं जी। तो अभी जैसे बच्चों में भी एक स्कूल जब खुल गया, बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, तो उनके साथ हो गया है कि वो 8 घंटे स्कूल में रह रहे हैं, 6 घंटे रह रहे हैं, और उनको मास्क लगा करके रहना पड़ रहा है स्कूल में भी। और मतलब उसकी अब कितनी ज़रूरत है हमें कि उन बच्चों को खास करके, और आम आदमी भी, कि मतलब मास्क को कितना हम अपनाएं अपने जीवन में भी। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी 2 डोज वैक्सीनेशन का कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो मास्क तो हम सबको यूज़ करना है, लेकिन स्पेशली उन लोगों को यूज़ अभी भी करना है जिनकी 2 डोज कंप्लीट नहीं हुई है। और बच्चों के लिए इसलिए मास्क जरूरी है क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है। हालांकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ा सा इस तरह की होती है कि इवन हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड फेज में भी देखा कि जितने एक्सपायर हुए लोग उसमें बच्चों की संख्या बहुत कम थी, काफ़ी कम थी। तो बच्चों पे थोड़ा सा इफेक्ट इसका ऐसा थर्ड वेव में कहा जा रहा था कि बच्चों को ही प्रभावित करेगी, बट अभी तक फिलहाल वैसा लकीली हुआ नहीं है। तो फिर भी हमें इस चीज़ का पेरेंट्स को स्पेशली जो बच्चे कक्षा 1, कक्षा 2, 5वीं कक्षा तक वाले बच्चे जो हैं स्पेशली जो थोड़ा सा जिनकी अभी समझ उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि बच्चे मास्क लगा के जाएं और बच्चों को एक हाथ में सैनिटाइजर की बोतल देके ज़रूर भेजें, क्योंकि और उनको ये बताएं, क्योंकि अब पिछले 1-2 साल से सारे बच्चे लगभग कोरोना के बारे में जान गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कोरोना के बारे में जान गए हैं। तो सबको पता है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, और बच्चे बड़ा जागरूक होते हैं इन सब चीज़ों में। तो बच्चों को आप एक घर से सैनिटाइजर की बोतल देके भेजें और एक मास्क देके भेजें, और बाकी जो भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो उनको समझा के भेजें कि अगर आप छींकते हैं तो ढक के छींकें मुंह को या रुमाल से, या फिर किसी से छींक के किसी से हाथ न मिलाएं, हाथ सैनिटाइज कर लें खाना खाने से पहले। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये सब बच्चों को बता के भेजना है। अभी कम से कम 1-2 साल तक तो हमें CAB का मतलब पालन करना है, कॉशन रखना पड़ेगा। अच्छा, ये एक चीज़ मैं देख रहा हूँ इस दौर में भी जो परिस्थिति चल रही है, कोरोना से तो धीरे धीरे हम निजात पा गए, अभी भयानक रूप से डेंगू और मलेरिया बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, और ख़ास करके जिस जगह पे जिस शहर में हम लोग हैं, तो इसके फैलने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो पानी जमा है उसमें से जो मच्छर निकलते हैं उसकी वजह से। और ये शहर ऐसा है, तमाम शहर हैं, बलिया भी उसमें है जी, पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है और वो पानी सड़ चुका है, बहुत सारे इलाकों में पानी सड़ गया, उसमें से बदबू आ रही है और उसमें से जो मच्छर निकल रहे हैं, तो एक भयानक रूप से ये चीज़ें मलेरिया और डेंगू फैला हुआ है। तो एक तो ये कि मतलब हमारे सामने क्या ऑप्शन है, कैसे हम बचें उससे, और दूसरा कि अगर हमें तत्काल हो जाता है तो तुरंत क्या हम उसके लिए एक्शन में क्या है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो स्थिति देखी है मैंने बलिया की, लगभग कोई ऐसी कॉलोनी, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। तो इसके लिए तो अब हम बहुत कुछ अपने लेवल से नहीं कर सकते हैं, ऊपर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की तरफ से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अब दुर्भाग्यवश हम लोगों के हाथ में नहीं है वो चीज़, तो जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हमें उसका ध्यान रखना है। जैसे अगर कहीं इकट्ठा भी है पानी, तो उस पानी में जैसे छिड़काव करा दिया उस आसपास के एरिया में, और या फिर पर्सनल लेवल पे अगर आपको प्रोटेक्शन लेना है तो घर में आप हैं, कहीं बाहर निकल रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, पानी लगा हुआ है, आपको लगता है कि वहाँ मच्छर ज़्यादा होंगे, तो जो मॉस्किटो रिपेलेंट वाली क्रीम होती है, ओडोमॉस वगैरह, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में हैं अगर आप, तो आप एंटी मॉस्किटो स्प्रे जो हैं, या फिर कॉइल्स जो हैं, कॉइल से कई बार एलर्जी होती है लोगों को, तो स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इन सब के बाद भी इतना काफ़ी लोग इतना भी यूज़ करते हैं, इसके बाद भी लोगों को हो जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोगों को हो चुका है। और तो अगर होता है तो देखिए इसके सबसे पहले जो लक्षण है शुरुआती, वो हाथ पैरों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और बुखार आना साथ में। कभी कभी साथ में खांसी भी हो सकती है, मतलब खांसी इसका मेन सिम्टम नहीं है, खांसी जुकाम, बट साथ में हो सकता है। तो अगर बुखार आता है और आपको ये सारी समस्याएं होती हैं, तो नज़दीकी जो भी डॉक्टर आपको मिले, आप सेल्फ मेडिकेट ना करें। जो चीज़ कोरोना में हम लोग बराबर कहा करते थे कि अपने से दवाई न लें, सेल्फ मेडिकेट ना करें, वही चीज़ यहाँ भी है कि सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। दूसरी चीज़, पैनिक नहीं होना है। पैनिक इसलिए नहीं होना है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जैसे प्लेटलेट कम होती है इसमें, तो लोगों की प्लेटलेट नॉर्मली 1.5 से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट होनी चाहिए। लोगों की प्लेटलेट 1,10,000, 1,20,000 होती है। तो यहाँ पे सुना है हमने कई लोगों का कि नहीं बनारस ले जाइए, बनारस रेफर करना। और कई कम से कम हमारे 7-8 जानने वाले लोग हैं जो कि चले गए हैं बनारस 1,10,000, 20,000 पे, और वहाँ पे गए हैं, फिर वहाँ पे जो भी है व्यवस्था उसके बाद। लेकिन इतनी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप बस ध्यान रखें, सबसे इसमें डेंगू की केवल एक दवा है, केवल एक, मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन है, क्योंकि अब हम मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम केवल उसी के बारे में बोल सकते हैं। तो केवल पैरासीटामोल अकेली दवा है जो कि डेंगू में कारगर है। अच्छा। 650 या 500 मिलीग्राम जो भी आप डोज में ले रहे हैं, 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। और
पानी सबसे बड़ा रामबाण है। पानी आपको हाइड्रेट रहना है। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे प्रॉपरली, दिन में 3 लीटर 4 लीटर पानी पी रहे हैं, इवन डेंगू होने के बाद भी कितने मतलब कम से कम 100 से ज़्यादा पेशेंट्स को केवल पैरासीटामोल और ORS पिला के हमने ठीक कर दिया। 4-5 दिन के अंदर प्लेटलेट वेटलेट सब बढ़ गई। तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें ना खाएं, तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, पानी खूब पिएं 3 से 4 लीटर। और अगर हो गया है डेंगू तो कोशिश करें कि ORS वाला पानी पिएं, इलेक्ट्रॉल वाला पानी पिएं। अगर आपको शुगर नहीं है जब तक तब तक आप पी सकते हैं तो इलेक्ट्रॉल वाला पानी पिएं। तो ये चीज़ हाइड्रेशन का ध्यान रखना है और बुखार का ध्यान रखना है और सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करना है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही। अब मैं बातचीत को थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ। बचपन से मैं जानता हूँ आपको संगीत से काफ़ी लगाव रहा है आपका, और अक्सर गाने सुनते रहे हम लोग। एक बड़ा जो परसेप्शन है कि मेडिकल फील्ड में या फिर एकेडमिक फील्ड में जाना हो या फिर इंजीनियर बनना हो, तो ऐसे बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है कि वो गाने बजाने से, संगीत से, कविता लेखन से दूर रखा जाए। लेकिन आप साथ साथ चला आपके साथ, अभी भी आप गाना गाते हैं, हम सुनेंगे भी आपसे एक। ये आप में कितना सहायक रहा आपको, मतलब एक डॉक्टर बनने में इसकी क्या भूमिका रही? बिल्कुल, इसके लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक अलग अलग लोगों की अलग अलग आर्ट होती है। कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, सबकी हॉबी अलग अलग होती है। तो स्पेशली म्यूज़िक जो है, अब इसका रोल जो है वो हमें था तो हमेशा से ही। म्यूजिक हमेशा से ही ऐसा होता है कि जब आदमी थोड़ा सा थक गया हो, आप म्यूजिक लगा के सुन लीजिए तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। स्पेशली इस चीज़ को हमने रियलाइज़ किया जब हम पीजी की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, जब एमडी की तैयारी कर रहे थे। तो उस समय इतना स्ट्रेस होता था और बहुत सारी पढ़ाई होती थी, दिन में 14 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ता था। तो कभी कभी दिमाग ऐसे लगता था कि फट जाएगा। तो उस समय म्यूज़िक सुन लो तो बड़ा राहत मिलती थी। उसके बाद हम एमडी करने गए, वहाँ पे भी अब एक MBBS तक आदमी डॉक्टर जो बनता है उसने कुछ नहीं देखा रहता, मतलब वो कुछ नहीं देखा रहता, बाहरी दुनिया से अलग ही उसकी एक दुनिया होती है। और इवन अंदर भी उसने बहुत सारे केस, ये सब चीज़ें नहीं देखी रहती हैं। जब हम गए MD करने तो दूसरे तीसरे दिन, अभी ट्रेनिंग का दूसरा तीसरा दिन था, अब पहली डेथ हुई थी। तो उस समय बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि अरे यार मरीज एक्सपायर हो गया। तो ये सब चीज़ें दिमाग पे बहुत असर डालती हैं। तो दिमाग को शांत रखने के लिए म्यूज़िक जो है वो बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। किसी भी तरह का म्यूज़िक आप सुनते हो, और जहाँ तक की बात है कि आप अगर म्यूज़िक में हैं तो दूसरी चीज़ों में आपका फोकस कम हो जाएगा। तो हम बड़े भाग्यशाली रहे हैं इस मामले में कि हमने MBBS की है बंगाल से। अब बंगाल ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग हमें लगता है कि हर दूसरा आदमी संगीत या तो सुनता है या तो गाता है। और इवन हमारे मेडिकल कॉलेज में 100 की स्ट्रेंथ थी हम लोगों की बैच की, तो 100 में से 50-60 लोग तो थे ही ऐसे जो कि या तो कुछ बजाते थे, कोई इंस्ट्रूमेंट, या फिर गाना गाते थे। तो म्यूजिक कभी भी इवन लोग तो अब तो म्यूजिक में कैरियर भी बना रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे हैं। डॉक्टर पलाश सेन ही हैं, यूफोरिया बैंड वाले, तो वो सबसे मतलब डॉक्टरी लाइन में आने वाले वो पहले ऐसे थे शायद जो म्यूजिशियन बने। ऐसे और भी काफ़ी नाम हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि म्यूज़िक आपकी मतलब इसमें राह में रोड़ा बनता है। म्यूज़िक को अगर आप साथ लेके चलें ये पॉजिटिव वे में, बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपको वो हेल्प करता है। तो बड़ी अच्छी बातचीत रही। और चलते चलते मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपसे गीत हम लोग सुने, अगर स्वाभाविक रूप से। एक गीत किशोर कुमार जी का, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, क्या बात, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, क्या बात, बहुत खूब। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वाह, बहुत बढ़िया। एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसके सामने बहुत स्ट्रेस में जी रही है, ख़ास करके इधर 2 साल का जो समय रहा ये पीरियड, और जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है, तो उनको आप अगर कैसे सजेस्ट करेंगे कि मतलब वो अपना कैरियर
किस तरीके से चुनें, और चुने तो किस तरीके से तैयारी करें, और खास करके मेडिकल फील्ड में अगर आना हो उनको तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप? इस सवाल का थोड़ा सा हम टाइम लेके जवाब देना बिल्कुल। चाहेंगे। हाँ। सबसे पहले तो इस समय की जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो हमारे समय से काफ़ी अलग है। जबकि हमें अभी बहुत स्कूल पास किए, अभी 2007 में मैंने पास किया बहुत था। ज़्यादा समय नहीं तो हुआ। बहुत ज़्यादा समय एक तरह से देखा जाए तो नहीं हुआ, बट इतना बदल गया है सब कुछ कि इस समय की पीढ़ी अभी कक्षा 6ठी 7वीं से लोग आईआईटी की तैयारी कराने शुरू लग कर रहे जाते हैं और मेडिकल की तैयारी कराने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, स्पेशली पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को प्रेशराइज मत करिए कि उसको इसी फील्ड में जाना है, इसी लाइन में जाना है। कभी भी प्रेशराइज मत करिए, क्योंकि इस समय के बच्चे आज से 10 साल पहले के जो बच्चे हैं उनकी मनस्थिति और आज के बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। इस समय के बच्चे बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं और सोच, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो 10 साल पहले के बच्चों से ज़्यादा जल्दी हो रहा है। तो हर तरह से आपको बच्चों का ध्यान रखना होगा। तो कभी भी अपने निर्णयों को आप अपने बच्चे पे थोपने की कोशिश मत करिए। सबसे पहली बात है, बच्चा जब कक्षा 9वीं में 10वीं में जाता है तो तब तक उसका इतना बौद्धिक विकास हो जाता है कि उसको समझ में आ जाता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। इवन अगर बच्चा 12वीं के बाद भी किसी फील्ड में जाने के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो आप उसको एडवाइस करिए, बट उसको आप फोर्स मत करिए। अगर बच्चा क्लियर नहीं है कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग में जाना है कि कहाँ जाना है, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता हो, कोई बच्चा ऐसा हो जो फॉरेन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट बनना चाहता हो। तो ये सब चीज़ें, स्पेशली मैं बलिया के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों में अभी इन सब चीज़ों का क्रेज नहीं है। अभी भी हम लोग उसी मेंटालिटी में जी रहे हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस। तो इस चीज़ों से तो सबसे पहले पेरेंट्स को निकलना होगा। स्पेशली मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को निकलना होगा। आपका बच्चा जिस फील्ड में अच्छा कर रहा है, अगर आपका बच्चा अच्छा डांस कर रहा है तो आप उसको डांसिंग में आगे बढ़ाइए। अगर वो अच्छा गाना गा रहा है तो आप उसको सिंगिंग में आगे बढ़ाइए। इस समय प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, तो आप जहाँ बच्चा जाना चाहता है आप वहाँ भेजिए उसको। दूसरी चीज़ ये है, स्पेशली मेडिकल की जिनको तैयारी करने का मन है उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड ऐसी है कि बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। 5.5 साल का MBBS होता है, 3 साल का स्पेशलाइजेशन होता है, उसके बाद इस समय सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है। आने वाले 10 साल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर काफ़ी हो जाएंगे, तो 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। तो टोटल जमा 11.5 साल की पढ़ाई हुई, बीच में 2-3 साल तैयारी में लग जाते हैं, तो 14-15 साल की तो पूरी पढ़ाई होती है। तो जितनी आपने कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई की है उससे भी थोड़ा और ज़्यादा आप जोड़ लीजिए कि आपको डॉक्टर बनने में उतना टाइम लग जाता है। तो पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप मेडिकल फील्ड में सेलेक्ट तभी करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखे कि फर्स्ट ईयर में लड़का MBBS में पढ़ रहा है, मार्क्स कम आ गए तो उसने सुसाइड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको आपके अंदर स्ट्रेस के साथ कोप अप करने की क्षमता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और तीसरी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे इस बातचीत के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मेडिकल लाइन को लेके अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। लोगों को लगता है कि डॉक्टर का मतलब है कि बहुत पैसा होगा तो बच्चा डॉक्टरी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टरी में इस समय तो बहुत सारी सीटें हो गई हैं, गवर्नमेंट सीटें, और गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम पैसे लगते हैं, MBBS करने के भी, MD करने के भी। इवन MD करने के दौरान तो बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो ये चीज़ से कभी ना जोड़ें कि बहुत पैसा होगा तभी डॉक्टर बनेगा। अगर बच्चे के पास योग्यता है, पेशेंस है, अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, तो आप उसको भेजिए, बच्चा तैयारी करेगा। और इतनी सीटें हैं, अब तो काफ़ी सीटें हैं, बढ़ गई हैं, बहुत सीटें बढ़ गई हैं, मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं नए-नए। तो बिल्कुल ऐसा पैसे का मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा लगता है। बहुत लोग इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं कि अरे यार छोड़ो, क्या डॉक्टरी पढ़ोगे, बहुत पैसा लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चे ने अच्छी तैयारी की है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो बहुत कम पैसे में उसकी MBBS कंप्लीट हो जाएगी, MD भी कंप्लीट हो जाएगी, पैसा नहीं लगेगा। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना, लोगों के बीच में ये फैला हुआ है कि डॉक्टर मतलब बहुत महंगी पढ़ाई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी महंगी पढ़ाई नहीं है, बहुत सस्ती पढ़ाई है। मतलब मैंने तो 2009 में MBBS किया था, उस समय मेरे
MBBS में पूरी MBBS की 4.5 साल की फीस मिला के लगभग 40,000 रुपए लगे थे मेरे 4 साल 4.5 साल में। तो बहुत ही 9,000 रुपए एक साल की फीस थी। तो उसी समय हमें लगा कि नहीं, बहुत सस्ती पढ़ाई है, अगर सिलेक्शन हो गया आपके पास पेशेंस शो और उसमें तैयारी गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब तो खूब सीटें हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ें, जिनको डॉक्टर बनने का मन है, जिनको मन है वो डॉक्टर बने, जिनको नहीं है मन उनको माता पिता जबरदस्ती न बने। ये बिल्कुल जरूरी बात। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही और बहुत आभार आपका कि आपने समय दिया। और दोस्तों, डॉक्टर साहब से बात हुई, बहुत सारी चीज़ें कोरोना के बारे में भी हम लोगों ने जाना, और इस समय जो डेंगू और मलेरिया फैला हुआ है उसके बारे में भी, और इनके व्यक्तित्व के बारे में भी। तो दोस्तों, एक चीज़ निकल करके आई कि हम अपने बच्चों पर प्रेशराइज ना करें किसी भी चीज़ को लेकर के, और मिसगाइड ना करें, और जिस फील्ड में वो जाना चाहे वो सपोर्ट करें। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले संवाद कार्यक्रम में किसी अलग व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।